हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आज में आपका स्वागत है। तो अभी हम कॉपी चेक कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे हैं इस बार, उन बच्चों को कॉपी चेक कर रहे हैं। तो यस्मिन की कॉपी है, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ब्लड मून किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करना है और ये कब होता है। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया पड़ती है तो भी सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित होकर चंद्रमा पर गिरती है और ये हल्के लाल भूरे रंग का दिखाई पड़ता है, इसे ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, सीधी सी बात है। यह कब होता है, यहाँ पे एग्जाम बहुत अच्छा किया, इन्होंने डायग्राम भी बना दिया है। यह दुर्लभ खगोलीय घटना है, वस्तुतः लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण यह घटना घटित होती है। ब्लड मून की आवश्यक शर्तें क्या है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होने चाहिए। चंद्रमा को पृथ्वी की प्रति छाया से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडलीय स्थितियाँ सही होनी चाहिए, ज्वालामुखी आदि से प्रभावित हो सकते हैं और ज़्यादा लाल हो सकते हैं। ये घटना अत्यंत दुर्लभ भी नहीं है, यह पृथ्वी पर एक वर्ष में 1 या 2 बार देखा जा सकता है। हाल ही में 14-15 मार्च को 2025 को ब्लड मून दिखाई पड़ा। यह एक मनोरम घटना जो खगोलीय पिंडों की स्थिति प्रकाश की अंतक्रिया से घटित होती है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन अच्छा है। साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। ठीक है, इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है, तो कैसे, मतलब स्वाभाविक सी बात है, खतरा कैसे है, बचाया कैसे जा सकता है। एक व्यक्ति या समूह द्वारा साइबर स्पेस जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, तकनीकी उपकरण, सेलफोन इत्यादि का उपयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है, जिससे पेगासस, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, अच्छा है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है। देश में बढ़ती टेलीडेंसी क्षमता व इंटरनेट पहुंच, अधिकांश जनसंख्या साइबर सुरक्षा से अनभिज्ञ है। तकनीकी ज्ञान व कौशल की कमी है। साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स व अधोसंरचना की कमी है। ठीक है, साइबर वार, किसी देश की साइबर गतिविधियों को बाधित करना। बढ़ती एआई, ब्लॉकचेन, डिफेक्ट जैसी चुनौती है। उपाय क्या है। साइबर सुरक्षा के लिए एकीकृत तो व्यापक रणनीति बनाना, डिजिटल जागरूकता शिक्षा बढ़ाना, शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावशाली बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व संयोग लागू किया जाए, साइबर सुरक्षा अनुसंधान व विकास में निवेश। सर्ट इन करके है, ये याद रखना, इसी की वेबसाइट है, मतलब इसी के लिए काम करती है। थोड़ा ऐसा भी टेक्निकल टर्मोलॉजी भी लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सूचना व साइबर सुरक्षा नीति 2023 का क्रियान्वयन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, हाँ यही सर्ट इन। साइबर स्वच्छता केंद्र, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र का निर्माण, साइबर क्राइम पेट्रोल का निर्माण। ठीक है, साइबर सुरक्षित राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत को मजबूत साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है, जो सरकारी प्रणालियों, नागरिकों और व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा कर सके। ठीक है, भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, तो स्वाभाविक सी बात, अपने सुझाव दीजिए, सजेशन देना। देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक स्थिरता की सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा बलों की सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है, एकदम सही बात है। ठीक है, तो लद्दाख की ऊंचाई वाले युद्ध से लेकर छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित, तो आप इसको मैप में दर्शाइए, मैप में शो करो इसको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मैप बना सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उपाय क्या है। सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, अनुसंधान पर जोर, मेक इन इंडिया, कार्मिक प्रशिक्षण, क्षमता विकास, अंतर संचालनीयता, इंटर कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अरे एक और चीज़ याद रखना कि इंग्लिश में लिख सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के साथ सैन्य अभ्यास, सीमा सुरक्षा हेतु सड़क पुल परियोजना का विकास, बढ़ती साइबर वार के लिए साइबर प्रशिक्षण, सार्वजनिक संगठन और जन जागरूकता, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, मनोबल और प्रतिधार बढ़ाने के लिए आवाज़, देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व आधारशिला जिस पर उसका विकास और समृद्धि निर्भर करते हैं, भारत जैसे विकासशील देश के लिए आंतरिक व बाह्य दोनों चुनौतियों की चिंता को शामिल करता है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, टेबल फॉर्मेट बना के आपको आंसर देना है। साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को स्पष्ट करें, 2 क्वेश्चन की डिमांड है। आपदा एक ऐसी विघटनकारी घटना जो किसी समुदाय, समाज के कामकाज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है, इससे वृहद रूप में जान माल की हानि होती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, मानव आपदा, एकदम बहुत अच्छा टेबल में दर्शाया है। प्राकृतिक क्रियाओं के कारण विनाशकारी घटनाएं, जानबूझ के अनजाने मानवीय कार्यों के परिणाम। प्राकृतिक परिणामों के कारण तीव्र होती है, कभी तीव्र कभी धीरे होता है। उदाहरण भूकंप, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, नाव की दुर्घटना, अग्निकांड, प्लेन क्रैश आदि। प्राय इन पर मानवीय नियंत्रण नहीं होता है, यह भी नहीं होता है, यह मानवीय तंत्र की विफलता का परिणाम होता है। दूसरा बात आपको यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था कि क्या हो रहा है कि ह्यूमन मेड के कारण अब जो है नेचुरल डिजास्टर में फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो रही है, तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना। प्रभावशीलता, विधायी ढांचा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा प्रबंधन, जिला आपदा, थोड़ा ध्यान दीजिए, जिला आपदा प्रबंधन समिति का निर्माण 2024 में कुछ संशोधन भी है। ठीक है जी, बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, साथ ही बाद में आपदा प्रबंधन प्रणाली के ऊपर अवश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, राज्य क्षेत्रीय योजनाएं भी अपने अनुकूल, उदाहरण उड़ीसा का चक्रवात निपटान यंत्र। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बटालियन की स्थापना, देश की पहली प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ावा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आईएमडी द्वारा मौसम पूर्वानुमान, राष्ट्रीय राज्य स्थानीय प्राधिकरण समन्वय, जागरूकता अभियान, प्रचार तंत्र, उग्र चित्र प्रणाली, जीआई ड्रेस प्रणाली आदि। चुनौतियाँ क्या है।
अधिकार तंत्र को लेकर टकराव है, अंतिम माइल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे का लचीलापन नहीं है, निजी शहरीकरण, वृहद नदी घाटी परियोजनाओं के समय पर मूल्यांकन नहीं, जलवायु परिवर्तन, विभागों का आपसी समन्वय। क्या क्वेश्चन पूछा था इसमें? वृहद रूप में जान माल की हानि नहीं, सॉरी, प्रभावशीलता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है। देश में समग्र आपदा लचीलापन और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नियोजन, मानव निर्मित आपदा जोखिम का समाधान करना महत्वपूर्ण है। ठीक है। अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुत्वता के लिए गंभीर खतरा है और सूचना प्रौद्योगिकी ने इसे ज़्यादा और चुनौतीपूर्ण बना दिया। तो आप पहले बताओगे ये कैसे प्रॉब्लम का कारण था, इसमें इसके कारण और क्या चैलेंजेस बढ़ गए। ठीक है, या व्याख्या कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग की अवधारणा वर्ष 1989 में G7 द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा चर्चा में आई। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए धन के रूप में दिखाने से है। प्लेसमेंट धन का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में निवेश, अवैध धन हस्तांतरण के 3 चरण होते हैं। एकत्रीकरण वैध वित्तीय प्रणाली में शामिल, लेयरिंग होता है, लेपरिंग नहीं, स्रोत छुपाने के लिए विविध लेन देन। ठीक है, इसके लिए स्मगलिंग, तस्करी, सेल कंपनियों का गठन, राउंड ट्रिपिंग, हवाला, जुआ माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही बात है। आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है, कर आधार का शरण होता है, उदाहरण पनामा पेपर्स। ठीक है, आप उदाहरण दे रहे हो। ठीक है, आपको बना टेक्निकल और क्या चीज़ें, वित्तीय संस्थाओं को कमजोर करना, बैंकिंग घोटाला, आतंक वित्त पोषण। ठीक है, आर्थिक अपराध, शांति सुरक्षा खतरा, विकास कार्यों में बाधा, बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि, नार्को आतंकवाद को बढ़ावा, अवैध हथियारों की बिक्री को बढ़ावा, अतिरिक्त मुद्रा से मुद्रास्फीति बढ़ती है, शैडो व समांतर इकोनॉमी चलने लगती है, जिससे एफडीआई को नुकसान, अंततः राज्य की आर्थिक स्थिरता को खतरा होता है। आपको ये यहाँ पे इसी थोड़ा ध्यान समझिए, गंभीर खतरा है और सूचना प्रौद्योगिकी ने इसे ज़्यादा और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। तो आप सिंपल सी बात है कि भाई अवैध धन हस्तांतरण के पहले बहुत पुराने तरीके होते थे, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो एडवांस तरीके हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा खतरनाक बना रहा है। तो वो आपको लिखना था ना कि इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं। डिजिटल लेन देन इसको तीव्र किया है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्रा ने गुमनामी चुनौतियाँ खड़ी किया। हाँ, ये हुई ना बात, हाल ही क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से पता चला है। हाल ही में 2 लाख से ज़्यादा सेल कंपनी की पहचान में सुदृढ़ीकरण हुआ है। डार्क वेब जैसी गतिविधियों पर शासन का नियंत्रण अत्यंत कमजोर है। ये बात हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मनी लॉन्ड्रिंग जुड़ने सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। इसके संदर्भ में भारत सरकार द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम 2018 को पारित किया गया तथा वैश्विक स्तर पर समन्वित तंत्र निगरानी हेतु प्रौद्योगिकी प्रयोग भी आवश्यक है। ठीक है, भारत तथा विश्व में मीडिया क्रांति से क्या सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, तो आप टेबल फॉर्मेट में बना सकते हो या गोला बना के, जो भी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मीडिया की भूमिका क्या है? लोकतांत्रिक देशों में मीडिया शासन का चौथा स्तंभ के रूप में उभरा है। मीडिया क्रांति ने सार्वजनिक चर्चा को नया आकार दिया है, निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित किया तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को बदल दिया है। एकदम सही बात है। मीडिया क्रांति विशेषकर इंटरनेट और उभरा संचार प्रसार के साथ मीडिया परिदृश्य के रूप में देखा जा रहा है। सकारात्मक परिवर्तन क्या है? सूचना तक पहुँच और जन जागरूकता में वृद्धि, उदाहरण सोशल मीडिया, नागरिक पत्रकारिता, क्षेत्रीय सोशल मीडिया की वृद्धि, पारदर्शिता, जवाबदेही, 2G घोटाले, मीडिया रिपोर्टिंग, सशक्तिकरण, जवाबदेही, अधिकारी जवाबदेही, जनता को सशक्त करना, वैश्विक पहुँच, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रभाव भूमिका बढ़ावा, आर्थिक विकास, मनोरंजन, मीडिया उद्योग, राजस्व, लोकतंत्र के विपक्ष के लिए सजीव अस्त्र, राजनीतिक शिक्षा है। नकारात्मक परिवर्तन क्या है? फर्जी खबरों का प्रसार है, उसके याद रखना कि उसके धार्मिक संप्रदायता का विकास, ये सारी चीज़ें। गोपनीय निजता संबंधी चिंता है, सनसनी खेजता, मीडिया द्वारा ध्रुवीकरण, भ्रामक तथ्य को दिखाया जाना, धारणा प्रबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा मीडिया की भूमिका, वास्तविक समय की रिपोर्टिंग, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में सहायक हो सकती है। कट्टरपंथी विरोधी खबर में सरकार की निगरानी, सरकारी कार्य व नीतियों की जांच, आतंकवाद से निपटने में अधिकारियों के साथ सहयोग करना, सूचना युद्ध, उदाहरण डोकलाम गतिरोध। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मीडिया की भूमिका, वैश्विक मुद्दों पर प्रकाश डालना। ठीक है, राजनीतिक तनाव में कमी या वृद्धि है। साइबर जासूसी, उदाहरण स्नोडेन द्वारा प्रिज्म कार्यक्रम खुलासा, संघर्ष समाधान, संप्रेषण हेतु राजनीतिक उपकरण। मीडिया की स्वतंत्रता व सुरक्षा चिंता को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। तो आवश्यक है कि मीडिया सशक्तता में वृद्धि, उचित नियामक तंत्र, जिम्मेदार पत्रकारिता, सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय ढांचे जैसे बहुपक्षीय उपायों से मीडिया क्रांति की चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। एकदम सही है। किसान सहायता के लिए ई तकनीकी प्रयोग के निहितार्थों को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र में सूचना और संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का प्रयोग वर्तमान कृषि की अभिन्न विशेषता बनती जा रही है। ठीक है, ई तकनीक अनुप्रयोग से लाभ क्या होते हैं, निहितार्थ को समझाइए। समय की सटीकता आधारित निगरानी प्रणाली के विकास, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, जानकारी प्राप्त कर, मौसम पूर्वानुमान में सहायता, जल संसाधन, मृदा का इष्टतम उपयोग होता है, ई नाम, ई मंडी से विपणन सुविधा, उर्वरकों का संतुलित वितरण, स्वास्थ्य, हेल्थ कार्ड व सामुदायिक भागीदारी, ई कचरा व खतौनी, सीधा लाभ हस्तांतरण में, डॉन स्मार्ट। अब ऐसा ना पॉइंट बना के मत लिखा करो, और ये एक ही पॉइंट भी लिखा करो, थोड़ी चीज़ याद रखें। जैविक अजैविक उत्पादों की सहिष्णुता,
चुनौतियाँ क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में नेट कनेक्टिविटी की समस्या है, प्रौद्योगिकी वितरण में असमानता है, तकनीकों के प्रति रूढ़िवादी सोच है, डिजिटल साक्षरता का अभाव है, बुनियादी ढांचे में क्षेत्रीय असमानता है, लागत अत्यधिक है। किसानों की सहायता के लिए पहले ई नाम ई प्लेटफॉर्म है, ई चौपाल वैकल्पिक विपणन चैनल है, डीबीटी पोर्टल है, कृषि ऋण की पीएसएल के अंदर लाना, ग्राम संसाधन केंद्र, डिजिटल कृषि मिशन और सब्सिडी आदि। भारतीय कृषि अभी भी डिजिटल विभाजन की समस्या से जूझ रहा है, अतः कृषि में तकनीकी प्रयोग कृषकों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन एजेंट की भूमिका का निर्वहन करते उनकी आय दोगुनी करने में सहायता प्रदान करेगा। एकदम सही बात है। आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है? स्पष्ट कीजिए। आपको बताना पड़ेगा। परमाणु प्रसार दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या में तेजी से वृद्धि गंभीर वैश्विक निहितार्थ वाला एक विवादास्पद मुद्दा है। ठीक है, भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता और परमाणु शस्त्रों की प्रतिरोधकता को सुनिश्चित करने के लिए 1974 में परमाणु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था, 1998 में सफलता प्राप्त की। आणविक प्रसार को लेकर भारत का रुख: परमाणु अप्रसार संधि 1968 को गैर हस्ताक्षरकर्ता देश, भेदभावपूर्ण 5 देशों को मान्यता है, आत्मरक्षा व निरोध के आधार पर उचित ठहराया है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। ठीक है, एक जिम्मेदार राष्ट्र जो परमाणु क्षमता का दुरुपयोग नहीं करेगा। असैन्य परमाणु समझौते क्या होता है? भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता 2008 का, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण MTCR, वार्षिक व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह के सदस्य भी है भारत। ठीक है, सार्वभौमिक निःशस्त्रीकरण का आह्वान, क्या ये क्वेश्चन की डिमांड है? मुद्दों का दृष्टिकोण: आणविक प्रसार मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है? स्पष्ट कीजिए। राजीव गांधी ने व्यापक कार्य, ये आप फैक्ट लिख रहे हो। शांतिपूर्ण गतिविधि का आह्वान करना, यूएन प्रस्ताव की गुणवत्ता प्रयोग राष्ट्र चार्टर को उल्लंघन माना जाएगा। अपने सुसंगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ भारत वैश्विक परमाणु कूटनीतिक भविष्य को आकार देने में न केवल एक भागीदार बल्कि वैश्विक नेता बनने के लिए अच्छी स्थिति में। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक फैक्ट नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ेगी। फैक्ट लिख के आ जाओगे नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन होता है जो फैक्ट के अनुसार आपको देना पड़ता है लॉजिक, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, आगे देखो। जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियाँ क्या है? इनसे समाज के गरीब वर्गों के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अचीवमेंट बताने पहले आपको, इनसे समाज के गरीब वर्गों के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी? सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार में औद्योगिक उत्पादन हेतु जैविक प्रक्रिया यथा सूक्ष्म जीवों, पादपों, जानवरों को तकनीकों में प्रयोग है। भारत की मुख्य उपलब्धियाँ: गोल्डन राइस, विटामिन उत्पाद को पोषण समाधान, बेटी कॉटन, कीटनाशक पर निर्भरता कम, बायो फोर्टिफिकेशन, अनुवांशिक संवर्धन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जोड़ना, बायोफार्मास्यूटिकल्स, देश के कुल बायोटेक उद्योग का 60%, जेनरिक दवाएं, भारत को वैश्विक नेता, बायोफ्यूल्स से आयात में कमी, गन्ना मक्का अपशिष्ट के द्वारा, जैव उपचार से अपशिष्ट प्रबंधन, ऑयल जेपर तकनीक। ठीक है, टीके किफायती कीमतों पर मलेरिया का टीका, अजैविक दशाओं से सूखा, लवण, ताप के प्रति फसल प्रतिरोध। जैव उपलब्धियों के माध्यम से गरीबों को उत्थान कैसे होगा? किफायती स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, लागत प्रभावी इंसुलिन उत्पादन, उन्नत कृषि उत्पादकता, सूखा में कीट प्रतिरोधक फसलें, उत्पादन वृद्धि से आय संरक्षित होगी, खाद्य संकट को दूर करना, वर्तमान भारत वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 105वें स्थान पर है, नौकरी का सर्जन होगा। ये बहुत अच्छे फैक्ट लिखते हो तो ये बहुत जस्टिफाई हो जाता है उससे। नौकरी सर्जन, अनुसंधान से उत्पादन तक, पर्यावरण संरक्षण, बायोडिग्रेडेबल विकल्प प्रदान, स्वास्थ्य कल्याण लाभ, स्वास्थ्यगत प्रबंधन, विशेष रूप से वेक्टर बॉर्न बीमारी। चुनौतियाँ, चैलेंजेस भी है इसके: वित्तीय निवेश में कमी है, अनुसंधान उपचार का अभाव है, लागत बढ़ी है, भारतीय किसान में अशिक्षा औपचारिक कौशल की कमी है, इसके पर्यावरणीय क्षति भी है। फिर भी जैव तकनीकी वैज्ञानिक प्रगति को सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जोड़कर एक ऐसा, अब आपने यहाँ पे आधा अधूरा छोड़ दिया है तो ऐसा थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीज़ों में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के स्तंभों को बताइए। ठीक है, पैरामीटर बताना। आपके विचार में क्या इसमें प्रतियोगिता था श्रेष्ठ संयोजता जनित होगी विवेचन? अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो बचाओ इस क्वेश्चनों के लिखने से। पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एकीकृत योजनाओं और समन्वित कार्यक्रमों के लिए रेलवे रोडवे सहित 16 मंत्रालयों एक साथ लाने के लिए 2021 में प्रारंभ किया गया था। स्तंभ क्या है? व्यापकता, समन्वय, प्राथमिकता, तुल्यकालन, अनुकूलन, गतिशीलता, विश्लेषणात्मक, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा जनन, लॉजिस्टिक लागत में कमी है, व्यावसायिक उत्पादन और संचालन व्यय में कमी है, वस्तुओं और लोगों की आवाजाही सुदृढ़ हुई है, दक्षता में वृद्धि और नए आर्थिक क्षेत्रों का विकास, निवेश को आकर्षित करना, नवाचार को प्रोत्साहन करना। शीर्ष संयोजता जनन कैसे है? एकीकृत योजना व समन्वय, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जोर है, साझा मंच और संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण है, बुनियादी ढांचे का विकास है, प्रौद्योगिकी का उपयोग है, अंतिम मील कनेक्टिविटी है। पीएम गति शक्ति योजना भारतीय विकास की व्यापक रणनीति के अंतर्गत भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क या स्थलीय बंदरगाह उड़ाने जैसी भी परियोजनाएं शामिल है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ याद रखिए कि आप फैक्चुअल में नहीं जाइए, कॉन्सेप्ट जरूर लिखिए उसमें। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और तकनीकी भूमिका। राष्ट्रीय सुरक्षा में याद रखना, आप इधर उधर नहीं भागोगे।
भारतीय एकता व अखंडता की रक्षा देश के साथ ही राष्ट्र के लोगों को सुरक्षा जीवन से जुड़े पहलू खाद्य सुरक्षा परिणाम आदि राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और तकनीकी भूमिका सीमा सुरक्षा तार बिछाना, बाढ़ निर्माण, उन्नत रडार और सेंसर, उपग्रह द्वारा हलचल निगरानी में सर्च लाइट, इंफ्रारेड सर्च लाइट, आधुनिक हथियार निर्माण में ड्रोन, बंदूक, मिसाइल टैंकों निर्माण, बुलेट प्रूफ जैकेट में हेलमेट निर्माण, तीव्र संचार से मोबिलिटी बढ़ी, कृषि उत्पादकता बढ़ाकर आत्मनिर्भरता बढ़ाया, दवा औषधियों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया है। चुनौतियाँ साइबर वार का खतरा, परमाणु युद्ध की आशंका, इससे अत्यधिक जानमाल की हानि, तकनीकी सबकी पहुंच इसके नियंत्रण समझने में प्रभावित है, गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा, वर्तमान में जैविक अन्य हथियारों का होड़। उपरोक्त के अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग ऊर्जा सुरक्षा, जल मृदा संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण में कर मानव जीवन को सरल व बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, ई प्रदूषण क्या है तथा अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए, इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए, ध्यान समझना। ई प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोगहीन हो जाने से उत्पन्न होता है, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल इसके भ्रम से होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित कोई भी नियमित वस्तु जो वर्तमान में उपयोगी रूप से कार्यशील नहीं है, अंतरिक्ष प्रदूषण कहलाता है, कहते हैं उपग्रह इसके स्रोत है। हाँ, ठीक है। एसोचैम रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा था। एक अंतरिक्ष रिपोर्ट के अनुसार 25 उपग्रहों में केवल 5% उपग्रह क्रियाशील है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, कैश तो आप इस इंट्रोडक्शन इससे शुरू कर सकते थे, फिर इसको बाद में डिफाइन कर सकते थे। इसको यहाँ लिखने का फिर कोई मतलब बनता नहीं है। चलो, उपाय क्या है, निपटान हेतु नीति, प्रशिक्षण उद्योग, अब अर्बन माइनिंग है, चेतावनी उत्पाद है, शिक्षा जन जागरूकता बढ़ाना है, पुनर्चक्रण प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण है, उपग्रह मिश्रण जीवन काल के समर्थन में वायुमंडल पुनः प्रवेश कर नष्ट करना, संग्रह को लेजर वाष्पीकरण के माध्यम से कक्षीय प्रदूषण को हटाना, उपकरणों को कम व्यवस्थित निपटान से कक्षाओं में भेजना, प्रदूषण निम्न उपकरणों का प्रयोग, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा। वैश्विक स्तर पर इस निस्तारण के लिए बेसल कन्वेंशन को अपनाया गया तथा विभिन्न अंतरिक्ष संगठनों द्वारा अंतरिक्ष प्रदूषण निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, एकदम सही बात है। बाद में सौर योजना परियोजनाओं के वित्तीय तकनीकी व्यवहारिकता का परीक्षण कीजिए। क्या भारत में टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल है, तो क्या कमी है, सब जो भी है। देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजना पर भी चर्चा कीजिए। भारत की बढ़ती लगातार ऊर्जा मांग और सतत नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति वर्तमान व्यवहारिकता की चर्चा बन गई है। वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, भारत सौर योजना परियोजनाओं के लिए वित्तीय व तकनीकी व्यवहारिकता। भारत कारक में विश्व रेखा से नजदीक पड़ता है, जिससे 300 दिन सौर विकिरण सुलभता से प्राप्त होता है। थोड़ा समझिए, वित्तीय तकनीकी व्यवहारिकता का भाई आपके पास भारत के पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है, फाइनेंशियल भाई कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें है ही नहीं है। इस कारण सौर ऊर्जा उत्पादन वित्तीय व तकनीकी रूप से सरल और सस्ता है। भारत में श्रम बल सस्ता है, भारतीय ऊर्जा मांग अत्यधिक है, टेक्नोलॉजी की तो कमी है ना, वित्तीय निवेश की कमी, अन्य तकनीक का अभाव, मुद्दे, जन जागरूकता की कमी। भारतीय सरकार राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन जैव ईंधन ऊर्जा के साथ विकल्प के रूप में प्रतिस्पर्धी बनाना और बिजली सृजन दीर्घकालीन नीति के माध्यम से ऊर्जा लागत को कम करना। प्रयास योजना उद्देश्य 2030 तक 40% हरित ऊर्जा उत्पादन, सोलर पैनल निर्माण के लिए $200 अरब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में स्थापना, भारत मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के जन सामान्य में लाना। सोलर रूफटॉप योजना, ग्रीन कनेक्टेड वहाँ छोटे सौर ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन, इससे 2100 मेगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा रही है। अन्य उपाय, हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना से बिजली परीक्षण नेटवर्क विकास हुआ है। रूफटॉप परियोजना के लिए बड़े सरकारी भवनों का निर्माण हुआ है। ठीक है, स्मार्ट सिटी विकास में 10% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रावधान अनिवार्य हैं। कर्मक सोलर बॉन्ड जारी करना आदि। वर्तमान में भारत का पेरिस सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्य 2047 तक 80% नवीकरणीय ऊर्जा तथा 2070 के नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। अच्छा, आपने उसका टाइमलाइन भी अच्छे से किया है, तो सही है। नैनो साइंस क्या है तथा नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए। तो डिफाइन करना इन दोनों को पहले। विज्ञान और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी क्षमता विस्तार से चर्चा कीजिए। नैनो साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नैनोमीटर स्केल, मिलीमीटर के 10 से लाखवें हिस्से पर पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे क्वांटम भौतिकी। एकदम सही बात है। तथा नैनो टेक्नोलॉजी वह तकनीक जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ में परमाणु आणविक और सुपर मोलिकुलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। क्षमता क्या है? औषधि विज्ञान चिकित्सा में संक्रमित कोशिकाओं में कैंसर के लक्षित उपचार हेतु है। नैनो सेंसर व नैनो कैमरा के लिए उपयोग किया जा सकता है। कोशिका अभियांत्रिकी के लिए तथा जीन थेरेपी के लिए तथा घाव बनने में त्वरित निदान के रूप में किया जा सकता है। एकदम सही बात है। अंतरिक्ष विज्ञान में कार्बन नैनो ट्यूब के प्रयोग से हल्के व लंबी समयावधि के उपग्रह निर्माण, कम ईंधन में उपग्रह का भेजना, ये बात सही है। पर्यावरण विज्ञान प्रदूषण के निस्तारण में बायो सेंसर सक्रिय बढ़कर अपघटन वृद्धि, हवा में प्रदूषकों की समाप्ति, पानी का शुद्धिकरण में नैनो परत से। एकदम सही बात है। रक्षा क्षेत्र में बुलेट प्रूफ जैकेट का हेलमेट बनाने में, आवश्यकता अनुसार हथियारों का निर्माण करने में, अच्छे सर्च लाइट व जूतों आदि के निर्माण में। एकदम सही बात है। ऊर्जा क्षेत्र में नैनो फ्यूल व सोलर सेल निर्माण में, घर की दीवार पर नैनो सोलर सेल पैनलों की पुताई से ऊर्जा प्राप्ति। रसायन विज्ञान जिंक ऑक्साइड नैनो
तार तथा पैलेडियम नैनोकण दवाओं की सक्रियता बढ़ाने में, कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग, नैनो उर्वरक कृषि अनुसंधान में, पशुओं की बीमारी के उपचार में, फसल के विविधीकरण में, बायोटेक्नोलॉजी में खास सक्षम है। नैनो साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी बहुआयामी से मानव और देश के विकास के लिए लाभप्रद के विशेष सहयोग व अनुसंधान हो सके, जोर देना चाहिए। एकदम सही बात है। बौद्धिक क्षमता अधिकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए, ध्यान से समझना, और इसी उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है, सॉल्यूशन बताना, चैलेंजेस क्या है। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किए गए सर्जन के कारण उस समय यह व्यक्ति प्रदान किए गए कानूनी अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। प्रकार पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, जीआईटी, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट। जुड़े मुद्दे क्या, संतुलन का मुद्दा, रचनाकारों का अधिकार बनाम सार्वजनिक हित, जेनेरिक दवाओं के निर्माण में, एकदम सही बात है। अवधि का मुद्दा, कब तक उचित है, सही है। कानून व प्रवर्तन, नकली सामान व पायरेसी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन, तकनीकी चुनौतियाँ, डिजिटल युग, प्रशासन आसान, नई प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौती, विकास और उपाय, विकासशील देश है, सस्ती पहुँच सुनिश्चित आवश्यक दवाएं, अस्पष्टता व्याख्या में जुड़ी है, सही है। रोकने उपाय क्या है, कानून मतलब कंटेंट अच्छा है, बस यही है कि आप एग्ज़ाम में इस कंटेंट को यूज़ कर पाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बस ये चीज़ याद रखना। कानून और नीति का अनुकूलन, स्पष्टता व सामंजस्य, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल, संतुलित अवधि, प्रभावी परिवर्तन और जागरूकता, ठीक है। मजबूत प्रवर्तन तंत्र, जागरूकता का शिक्षा, तकनीकी समाधान। एक मिनट, विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके क्या है, मध्यस्थता व सुलह थोड़ा अच्छे से लिखो, ट्रिब्यूनल, ठीक है। विशिष्ट मुद्दों का समाधान, पायरेसी का मुकाबला, सॉफ्टवेयर, पेटेंट पर मार्गदर्शन, आवश्यक दवाओं तक पहुँच, नवाचार को प्रोत्साहन है, अनुसंधान और विकास में निवेश है, खुला नवाचार और सहयोग, पुरस्कार मान्यता, ठीक है। इन उपायों को एक साथ लागू करके बौद्धिक संपदा अधिकार जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है, एकदम सही बात है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957 तथा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 लागू किया गया है, ठीक है। सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृषि बुद्धि की भूमिका, प्रभाव को तार्किक व्याख्या कीजिए। आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। प्रभाव तार्किक व्याख्या कीजिए, ठीक। मानवीय बुद्धिमत्ता और उसकी क्षमता का अनुकरण करने का प्रयास करने वाली मशीन जो सीख सकती है, समझ सकती है, सोच सकती है, सीखे समझे ज्ञान को मानवीय कल्याण को और औद्योगिक उत्पादन आदि क्षेत्रों में उपयोग कर सकती है, वो कृत्रिम बुद्धि कहलाती है। और आप इस पेन का यूज़ करो अश्विन, ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निगरानी, रडार और स्वायत्त पहचान करने वाले उपकरण, स्मार्ट ड्रोन्स व बायोमेट्रिक, जियो स्पेक्ट्रल, ठीक है। प्रशिक्षण, वास्तविकता का अनुरूपण, सिमुलेटर बनाने में जैसे प्रभावी और प्रमाणिक प्रशिक्षण, कमान प्रबंधन, सूचना प्रणाली, सूचना सर्कुलेशन में, निर्णय में, गोला बारूद व हथियारों को पता लगाने में, ठीक है। यातायात संचार तथा साइबर सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण है। चुनौती, मानवीय भावना का ह्रास है, वित्तीय व आर्थिक हानि है, युद्ध से इसके प्रयोग का प्रशिक्षण समस्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा क्षेत्र में, टेलीमेडिसिन में, टारगेट औषधि वितरण में, एकदम सही बात है। मरीजों को दैनिक मूल्यांकन रिपोर्ट में, प्रोस्टेटिक व ऑर्थोपोस्टिक्स, ठीक है। कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के उपयोग नियंत्रण, उत्पादन उत्पादकता वृद्धि, मौसम पूर्वानुमान में, फसलों की निगरानी आदि में। शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। नवाचार अनुसंधान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। मनोरंजन क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग, चेस आदि, रोबोटिक्स व ई कॉमर्स में। चुनौती क्या है, इस खतरा और साधन की समस्या, शिक्षा जागरूकता कमी, वित्तीय लागत अधिक, निवेश कम। भारत सरकार द्वारा कृत्रिम कृषि बुद्धि विकास के लिए केयर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की स्थापना की है तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन की लॉन्च किया है। इसके साथ मानव कृत्रिम बुद्धिमत्ता सह अस्तित्व मानव कल्याण का किया जा सकता है, ये तो सही बात है। और एग्जाम में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आप पूरा लिखो तभी काम चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, सबसे पहली चीज़, क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना उचित होगा, क्यों नहीं होगा उचित, अच्छी बात है, देना चाहिए। अपने तो पक्ष में तक दीजिए, तो आप पक्ष में तर्क भी दोगे, नहीं दोगे तो फिर वो भी बताइए उसका हानि क्या होगा, तो ज़्यादा और अच्छे से बैलेंस आपका आंसर बन जाएगा। आपदा प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के पश्चात पीड़ित लोगों को भोजन, आवास, चिकित्सा व्यवस्था करना तथा लोक व्यवस्था को पुनः बहाली करना होता है। आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका, नीति निर्माण, कानूनी ढांचा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर प्राधिकरण का गठन, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति जो आपदा पूर्व तैयारी, रोकथाम तथा आपदा दौरान सहायता का दिशा निर्देश, संस्था का ढांचा तथा समन्वय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य व जिला प्रबंधन समिति का गठन। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, आपदा प्रबंधन की सोच संस्था, विभिन्न आपदा से जुड़े विभागों का समन्वय।
तत्काल बचाव के लिए टास्क फोर्स, भोजन, आवास और चिकित्सा व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की पुनः बहाली का कार्य, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता व अनुदान। ठीक है। औचित्य पक्ष में तर्क एकदम बहुत अच्छा बनाया आपने। प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता, स्थानीय ज्ञान, सामाजिक लचीलापन, सरकारी संस्था पर दबाव कम, बेहतर शब्द में जागरूकता बढ़ाना, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, मानकीकरण, संसाधन पर लागत, स्वैच्छिक भागीदारी, निरंतर मोटिवेशन, चुनौती, प्रशिक्षण, व्यक्तियों का समन्वय, संगठन, सुरक्षा जोखिम और वास्तविक उपेक्षाएं, अद्यतन की चुनौती। ठीक है। कंक्लूजन भी लिखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। तो 2 लाइन के लिखो। आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों कार्य को उल्लेख कीजिए। टाइप्स बताने हैं, फिर कार्य बताने हैं को उल्लेख कीजिए। मानव जनित या प्राकृतिक कारक से आपदा प्रकृति में असंतुलन की स्थिति में आती है तथा यह कई प्रकार की होती है, इसलिए इनका प्रबंधन भी अलग अलग प्रकार से होता है। भूस्खलन के समय, सुनामी के दौरान, बाढ़ आपदा के समय, बादल फटने के समय, चक्रवात के समय, भूकंप, ज्वालामुखी के दौरान, महामारी काल में इत्यादि। आपदा काल बहुत अच्छा, आपदा पूर्व चरण, आपदा पश्चात एकदम बहुत अच्छी बात है। आपदा प्लान, डेटा कलेक्शन, योजना निर्माण, संस्थागत कार्य, प्रशिक्षण। आपदा काल, जानकारी साझा, तीव्र पहुँच, राहत पहुँचाना, स्टिंग ऑपरेशन। आपदा पश्चात, नुकसान और मौतों कम करना, व्यक्तिगत दुखों को कम करना, पीड़ितों को भोजन, कपड़ा, आवास की व्यवस्था करना, रोजगार व अर्थव्यवस्था बहाली, चिकित्सा सहायता प्रदान करना। एकदम सही है। भारत सरकार आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का प्रमोचन बल काफ़ी हद तक इसके प्रबंधन में सफलता हासिल की है। ठीक है। विद्रोह विप्लव से क्या तात्पर्य, व्याख्या कीजिए। विद्रोह अनिवार्य रूप से राजनीतिक शासन के खिलाफ विप्लव है जब किसी समुदाय को लगता है कि उसका उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। विद्रोह में हितों की उपेक्षा का भाव निहित होता है तथा इसमें हिंसा की संभावना मौजूद रहती है। वर्तमान भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस तरह के विप्लव का सामना कर रहा है। आदेश का इनकार है, एक स्थापित प्राधिकरण संस्था के खिलाफ खुला प्रतिरोध है, ये उत्पीड़न की स्थिति में अस्वीकृत की भावना से उत्पन्न होता है। सामाजिक आर्थिक विषमता भी इसका प्रमुख कारण है। विद्रोह के प्रमुख प्रकार, सैनिक विद्रोह, सैन्य सुरक्षा बलों द्वारा, उदाहरण 1857 का विद्रोह, क्रांति, वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रतिरोध, रूस की क्रांति। ठीक है। दंगा, नागरिक व्यवस्था जो इनसे सार्वजनिक असंतुष्टि जुड़ी होती है। डिजिटल क्रांति, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नीतियों परिवर्तन पर जोर। विद्रोह का प्रमुख कारण लोगों को जागरूक करना या व्यवस्था परिवर्तन होता है। सरकार को शांति समन्वय, उचित भागीदारी, रोजगार मुहैया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय नीति क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विस्तारपूर्वक समझाइए। कृत्रिम बुद्धि मानवीय बुद्धिमत्ता, हावभाव का अनुकरण करती है, स्वयं सीखती है, सोच समझ के ज्ञान को मानवीय कल्याण और औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग करती है। नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता राष्ट्रीय रणनीति प्रस्तुत किया, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 5 मुख्य क्षेत्र पहचान की गई है। स्मार्ट सिटी अधोसंरचना, पेयजल स्वच्छता में प्रयोग, खाद्य वितरण व सफाई में, बाढ़ भूकंप के दौरान स्पंज सिटी के रूप में, सेंसर व पूर्वानुमान में, शिक्षा पहुंच की प्रगति बेहतर करना, टेली एजुकेशन का विकास, व्यवसाय शिक्षा का भी प्रोत्साहन, नई शिक्षा नीति 2020, प्रयोगों का प्रस्तुतिकरण बेहतर, स्वास्थ्य तथा उपलब्धता, स्वास्थ्य ढांचे की पहुंच, टेलीमेडिसिन और सर्जरी का विकास, एआई रोबोट द्वारा सर्जरी, टारगेट औषधि वितरण द्वारा खतरनाक बीमारियों का इलाज, चिकित्सा प्रबंधन में। ठीक है। कृषि उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, मृदा रिकॉर्ड व मृदा स्वास्थ्य में सहयोग। ठीक है। उर्वरकों का उचित छिड़काव। ठीक है। जल संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, ओला पाला, बादल पुष्पन आदि में तैयारी करना। ठीक है। स्मार्ट गतिशीलता, परिवहन व्यवस्था को अधिक गतिशील बनाना, स्मार्ट ट्रैफिक, सड़कों, रेलवे आधारभूत संरचना विकास में, स्वचालित का निर्माण में उपाय, निवेश में बढ़ोतरी, शिक्षा जन जागरूकता में बढ़ाना, साइबर सुरक्षा मौजूद करना, आमजन के प्रयोग के उचित लागत में लाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर भविष्य की दुनिया का स्वरूप है जो मानवीय पर्यावरण स्तर में सुधार करेगा। सरकार को इसके उचित नियंत्रण के साथ इसे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा बाधित करते हैं, समीक्षा कीजिए। हाँ, करते हैं, अच्छा खासा करते हैं, दोनों करते हैं, आपको दोनों बताना अच्छे तरीके से। आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य देश की संप्रभुता की रक्षा करना, एकता अखंडता बनाए रखना, देश की आंतरिक शांति बनाए रखने से। आतंकवादी विचारधारा से उत्पन्न होते तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हिंसा, डर का प्रयोग करते हैं। वहीं भ्रष्टाचार, नियमों कानून पालन न करना, तोड़ना होता है, स्वैच्छा से प्रेरित होता है। खतरा कैसे होता है, संप्रभुता को तोड़ने की चाहत होती है, अलगाववाद को प्रेरित, दंगे हिंसा को फैलाना, मानव तस्करी का, हथियारों का व्यापार, मानव बम के रूप में प्रयोग, उदाहरण वर्ल्ड ट्रेड पर हमला, पुलवामा अटैक भी बोल सकते हो। भ्रष्टाचार से आतंकी सुरक्षा खतरा, नियमों कानूनों का स्वहित में उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधक व नागरिकों तक सेवा प्रदान में देरी, सरकारी तंत्र विफलता, वित्त का दुरुपयोग व कार्यबद्ध अनैतिक रूप से वित्त की मांग या सामंती तत्वों के लक्षणों को इंगित करता है। ठीक, अच्छा है। ठीक है। दुष्परिणाम, भूख, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती है तथा आपराधिक व असामाजिक गतिविधियाँ भी जन्म लेती है। ठीक है। निदान के उपाय क्या होंगे, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग करना। ठीक है। परिभाषा स्पष्ट करना, संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद से जुड़ा बल निर्मित करना, देश की सुरक्षा व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स तकनीकों पर बल, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा कड़े रुख अपनाना, रोजगार, शिक्षा, जन जागरूकता को बढ़ाना। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि आतंकवाद देश की अखंडता के लिए खतरा है, वहीं भ्रष्टाचार देश की सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ाकर आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करती है।
एससीएनजी क्या है, इसके विभिन्न प्रयोग बताइए। एससीएनजी हरित ईंधन का नया बेंचमार्क स्थापित करता है। इसमें विशिष्ट रूप से अत्यधिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बताना फिर इसके विभिन्न प्रयोग बताए, एप्लीकेशन बताए, लाभ नहीं बताने हैं। पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। प्राथमिक उद्योग ऑटोमोबाइल में ईंधन का विकल्प है। प्राथमिक गठन मीथेन है। तुलनात्मक ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन और सुरक्षित दक्ष ईंधन। उपयोग भविष्य में इसका उपयोग हवाई और पानी जहाज़ों में किया जा सकता है, जिससे लागत कम होगी। अंतरिक्ष ईंधन में प्रयोग तथा नियंत्रण भी सरल होगा। विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैविक खाद्य और निर्माण में भी रोजगार व्यवसाय के नए क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एससीएनजी की एक नवीनतम तकनीक है। ये निश्चित रूप से ऊर्जा व वैकल्पिक स्रोतों के विविधीकरण आधार के साथ बन सकता है तथा ईंधन भविष्य के सुरक्षित कदम है। ठीक है, अच्छा है। नार्को आतंकवाद, ये 2024 में यूपीएससी में आया है। फिर से क्वेश्चन, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है। नार्को आतंकवाद आतंकवादी संगठन द्वारा अपने लिए धन जुटाने थे नार्कोटिक्स वस्तुओं पदार्थ अफीम गांजा आदि का अवैध व्यापार करते हैं तथा प्राप्त धन का प्रयोग हथियार खरीदने व हिंसा फैलाने के प्रयोग करते हैं। एकदम सही बात है। अब इसमें थोड़ा ना, जब इंटरनल सिक्योरिटी होगा तो भारत को मैप बनाया करो, फिर कहाँ कहाँ पे चीज़ें हो रही है। जैसे पंजाब, उड़ता पंजाब मूवी के इसका एग्जाम्पल डालो, ये थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। बात करते उत्तर पूर्वी गोल्डन ट्राइंगल व उत्तर पश्चिमी सीमा गोल्डन कृष्ण में सीमा साझा करते थे नॉर्थ को। अब देखो, ये आपको मैप में बना के शो करना चाहिए। अश्विन कितनी बार बोला हो, जहाँ पे थोड़ा बहुत भी चांस हो जरूर बनाइए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आर्थिक आधार प्राप्त होने से हिंसा फैलती है। देशी एकता अखंडता के समक्ष खतरा है। अराजकता, घुसपैठ आदि को बढ़ावा, जनसंख्या परिवर्तन, क्षेत्रीय विद्रोह, भ्रष्टाचार, धन शोधन, हवाला आदि गतिविधियाँ सामान्यतः सरकार का अर्थव्यवस्था संचालन करने लगती है। चुनाव दौरान फंडिंग जिससे राजनीतिक सहयोग मिल सकता है। ठीक है। धार्मिक कट्टरता, नजाति संघर्ष, बसाव को बढ़ावा, राष्ट्रीयता की भावना, संस्कृति खत्म होने का खतरा रहता है। ये संदर्भ में भारत सरकार द्वारा सैन्य गश्ती बढ़ाई गई है। उन्नत रडार प्रयोग, विकास कार्यक्रम, समावेशी विकास के लिए समाधान पहल भी किया गया है। एकदम बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपने कंक्लूजन बता दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 की व्याख्या कीजिए। यह देश की 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति है, जो उन व्यक्तियों संगठनों से संबंधित जो अनुसंधान नवाचार तथा भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में संलग्न है। ठीक है। समावेशी नीति, इस नीति के तहत समावेशी विकास की नई गति देना है। इसमें सभी को वैज्ञानिक ज्ञान और डेटा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ज्ञानवान समाज के निर्माण में इसकी भूमिका, नीति निर्माता और रिसर्च इनपुट प्रदान व हितधारकों के एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करना। स्थानीय अनुसंधान व विकास क्षमताओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। ठीक है। घरेलू उपकरणों के निर्माण व आयात कम करने के लिए बुनियादी अवसंरचना का निर्माण किया है। सामरिक स्थिति के संबंध में यह नीति भविष्य में आने वाली 3 महाशक्तियों के बीच तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर स्थिति प्राप्त करने में सहायक होगी। एक सामरिक प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना जो सामरिक विभागों को जोड़ेगा। ठीक है। कृषि क्षेत्र में भूमिका, पर्यावरण अनुकूलन और उर्वरक निर्माण का प्रस्ताव है। उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता बढ़ाने का प्रस्ताव है। कृषिगत उपकरणों व मशीनों के आयात में कमी का प्रावधान है। उन्नत बीजों व कीटनाशकों के निर्माण को प्रोत्साहन है। भारत सरकार की विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, सतत और समावेशी विकास, सशक्त समाज बनाने में अमूल्य योगदान देगी। एकदम सही बात है। नाभिकीय प्रसार के मुद्दे व विद्वान नियंत्रण तत्व का विस्तार पर वर्णन कीजिए। नाभिकीय प्रसार, नाभिकीय हथियार विखंडन। अब देखो ना, जैसे ये पहला इससे पहले सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ कोलैब करके लिखना सीखो, तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए नहीं। थोड़ा ये चीज़ भी ध्यान समझिए, तो क्या होता है, एक तो होलिस्टिक आइडिया हो जाएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए। हथियारों के प्रयोगित प्रौद्योगिकी तथा इससे संबंधित जानकारी के नाभिकीय हथियार संपन्न देशों से अन्य विज्ञ देशों में प्रसार होने से संबंधित है। नाभिकीय प्रसार के मुद्दे क्या है, नए राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियार प्राप्त करना, सुरक्षा चिंताएं हैं, प्रतिष्ठा और शक्ति असंतुलन है, दोहरे उपयोग वाली तकनीक है, मौजूदा परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों से जुड़े मुद्दे हैं, आधुनिकरण और विस्तार हथियारों की ओर है, प्रसार के प्रति प्रतिबद्धता है, गैर सरकारी तत्वों द्वारा परमाणु सामग्री हथियार प्राप्त करने का खतरा है, जिससे आतंकवाद को मजबूती मिली, सुरक्षा में चूक, क्षेत्रीय अस्थिरता व संघर्ष, बढ़ी हुई शत्रुता, गलत आकलन का खतरा रहता है, परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रसार है, संवेदनशील तकनीक है, निर्यात नियंत्रण, नागरिक नियंत्रण तंत्र, परमाणु प्रसार संधि एनपीटी, प्रसार नियंत्रण शांतिपूर्ण उपयोग बल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी। ठीक है, इतना फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट इनका नाम लिखो, बस ये क्या काम करती है। परमाणु सामग्री उपकरण में प्रौद्योगिकी आदान प्रदान, सदस्य राष्ट्र में शांतिपूर्ण परमाणु प्रयोग, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण, MTCR जीसीएम द्वारा। ठीक है। व्यापक परमाणु परीक्षण। ठीक है। CBT हो गया, अधिक समझौता। नाभिकीय प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जटिल बहुस्तरीय संस्था मौजूद है। इन प्रयासों के बावजूद भी नाभिकीय प्रसार को रोकना कठिन चुनौती है, जिसके लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। डिजिटल अधिकार क्या होते हैं, इनके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है या चैलेंजेस बताओ। डिजिटल अधिकार में मानव अधिकार, कानूनी अधिकार शामिल है, जो व्यक्ति को डिजिटल इंडिया तक पहुंच उपयोग करने, कंप्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंचने उपयोग की अनुमति देता है।
अर्थव्यवस्था, डिजिटीकरण, स्वास्थ्य, प्रशासन, न्यायतंत्र, डिजिटल उद्देश्य क्या है? ज्ञान आधारित समाज के निर्माण पर बल, ठीक है। ज्ञान व जागरूकता से ज्ञान के फैलाव बढ़ाया जा सकता है। डिजिटल से समाज के निर्माण कर सेवाओं को तीव्रतम उपलब्ध करवाया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया तीव्र करने हेतु मॉनिटरिंग, डिजिटल तकनीक का प्रयोग, डिजिटल सक्षमता तक सबकी पहुंच, गोपनीय व संरक्षण इत्यादि से जुड़े विधिक पहलुओं को स्पष्ट करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना, इंटरनेट के प्रयोग में पहुंच पर न्यायपूर्ण वितरण, डिजिटल अधिकार भविष्य के समाज निर्माण में सहायक है तथा यह भारत के लक्ष्य के साथ सबका विकास पर भी केंद्रित है। बहुत अच्छा आपने ये भी कोट किया। नाभ के भयोदन परिणाम नियोद भीषण निरक्षा वाले परिणाम पर एकमात्र कारगर उपाय है, किस कथन को व्याख्या कीजिए। ठीक है, ठीक है। नाभिक के भयोदोहन एक सैन्य सिद्धांत जिसके अनुसार इससे संभावना कि कोई देश जवाबी कार्य में अपने पास मौजूद परमाणु हथियार उपयोग करेगा और दुश्मन को हमला करने से रोकेगा। ये दर्शन पर आधारित है कि परमाणु हथियार इतने विनाशकारी है, इसका उपयोग बड़ी मानवीय संकट से संभावित मौतों को जोखिम नहीं उठाएगा। लाभ क्या है? भू रणनीति लाभ मिलता है, सौदेबाजी शक्ति बढ़ाता है, वैश्विक संघर्ष के लिए एक निराकरण के रूप में कार्य करता है, हथियारों की दक्षता बढ़ाता है तथा उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सीमाएं क्या है? इसे छोटे पैमाने पर युद्ध नहीं रुकते, नस्लवाद, स्थानीय आतंकवाद के खिलाफ उपयोग नहीं किया जा सकता, विश्व शांति में इसकी भूमिका अलग रूप में है, शक्ति असंतुलन को भी बढ़ाता है। वर्तमान में प्रशंसक नए शीत युद्ध, यूएसए वर्सेस चाइना की ओर बढ़ती दुनिया, दृष्ट राष्ट्र यथा उत्तर कोरिया, पाकिस्तान का परमाणु शक्ति संपन्न होना, सीमित परमाणु युद्ध की संभावना, औद्योगिक क्रांति 4 ने साइबर हमले की संभावना बढ़ाया है, भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अनुसरण करना, क्षेत्रीय अखंडता देश की संपदा का महत्वपूर्ण। ये थोड़ा देखना कि अभी भारत ने इसमें चेंज कर दिया है, थोड़ा ये चीज़ भी याद रखना। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा व विश्व शांति में यथार्थ व आदर्शवाद को विरोधाभास है। संभावित परिस्थितियों से निपटने की सक्षमता ही राष्ट्रीय एकता अखंडता विकास को अक्षुण्ण रखती है। अच्छा है, आपने कंक्लूजन एकदम बहुत अच्छा लिखा है ये, मतलब बहुत अच्छा लिखा है आपने जब तक अभी तक जो सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा फैक्ट लिख दिया और उसके अलावा कोई कमी नहीं है, आपने अच्छा लिखा है अश्विन अभी तक तो, जितने भी अभी अपने अपने क्वेश्चन चेक किए हैं उनके बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या अभिप्राय है? ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डाली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एवं उसके लाभों सूची में 3 पार्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आधारित सेवा है, ये कंप्यूटिंग सर्विस डिलीवरी, इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट या ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें डाटा के इंटरनेट पर सुरक्षित रखते हैं। इन सेवाओं में नेटवर्किंग, डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्स सम्मिलित है। गूगल ऐप डिजिटल क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक उदाहरण है। सेवाएं कौन सी? एप्लीकेशन संबंधी, वेब पेजेस संबंधी, प्रोग्राम संबंधी। लाभ क्या है? प्रौद्योगिकी कम खर्च कम आता है, संबंध एप्लीकेशन सदस्य सुलभ चुकाकर किराए पर लिया जा सकता है, इससे समय की बचत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लागत में कमी होती है, डेटा भंडारण में सुगमता व एप्पल कनेक्शन संबंधी प्रबंधन खर्च में कमी आती है, आवश्यकता अनुसार क्षमताओं को कम अधिक करने की सुविधा उपलब्ध होती है, विश्वसनीयता युक्त माध्यम है, तेज गति क्योंकि सेवा ब्राउजर आधारित है, इंटरनेट पर निर्भरता, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता चिंता, सीमित नियंत्रण, अतिरिक्त लागतें, डाउन विक्रेता लॉकिंग की समस्या है। ध्यान है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कई फायदे जैसे स्केलेबिलिटी, सीटी, इसलिए किसी भी संगठन के लिए क्लाउड को अपनाने का निर्णय लेते समय सीमा को लाभ और सावधानी को मूल्यांकन करना चाहिए। सही बात है ये चीज़। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं? जैसे अपने अभी रॉफल सौदा किया है तो उसमें साथ में कि वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी अपने को ट्रांसफ़र करेंगे। ये जटिल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है, समझाइए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अर्थ है कि संगठन दूसरे संगठन तकनीक, ज्ञान, कौशल, क्षमताओं, वीडियो, नमूनों या सुविधा को हस्तांतरण ताकि बाद वाला उनका उपयोग दोहरा और व्यवसायीकरण कर सके। ठीक है, अर्धविकसित देशों के समग्र राष्ट्र निर्माण में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु तकनीक, ज्ञान, कौशलता या यंत्र उपकरणों की उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन क्या था? विकास योजना तकनीकी आवश्यकता तत्काल पूरी करता है, तकनीक सदस्य घरेलू क्षमता वृद्धि दीर्घकालिक उद्देश्य है, निर्माण जटिल परिवेश संभव बनाता है, देश बहुपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध, एफडीआई की प्राप्ति करना, पर्यावरण क्षमता, अनुकूल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष कार्यक्रम पूर्ति, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि के उत्पादन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, प्रौद्योगिकी प्राप्ति देश में अर्थव्यवस्था को सक्षमता के साथ साथ वो देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को महत्वपूर्ण निभाते हैं, संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रसार को संभव बनाते हैं। थोड़ा उसमें थोड़ा ध्यान से, थोड़ा इस क्वेश्चन में कमी है, थोड़ा इसको देखो, एड्रेस करो दोबारा। भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का तात्पर्य क्या है? एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग, इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। प्रौद्योगिकी मिशन से तात्पर्य की परियोजना में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों, दायरे और कार्यान्वयन की समय सीमा, साथ ही मानवीय परिणाम और सेवा स्तर पर विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति की मदद से। एकदम सही है। 1987 में पहली बार राजीव गांधी सरकार द्वारा अवधारणा को लाया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये फील्ड मत लिखो। उद्देश्य निम्न है, तात्पर्य क्या है ये तो थोड़ा अच्छे से समझाओ।
एक दो एग्जाम्पल दो। उत्पादकता में वृद्धि, इनपुट उपलब्धता में सुधार, उचित मूल्य पर बीज उर्वरक कीटनाशक प्रदान करना, फसल कटाई के बाद तकनीकों विकास, सेल्फ जीवन को बढ़ाना, अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना, फसल गुणवत्ता, स्मार्ट कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, एआई IoT का प्रयोग, किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना, सीमाएं, तकनीकी महंगी है, शिक्षा और कौशल का जन जागरूकता की कमी है, लाभ अधिकतर बड़े किसानों को। गौरतलब है कि तकनीकी मिशनों का लक्ष्य भारतीय कृषि को आगे बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। ठीक है। बात की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर प्रकाश डाले। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है जो सामरिक, चिंता की, राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों को देखरेख करता है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। ये प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार भी होता था। वर्तमान में अजीत डोभाल इस पद पर आसीन है। पीएम मंत्री संचालित होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर सलाह, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, सैन्य, आतंकवाद, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और आर्थिक सुरक्षा, दीर्घकालिक रणनीतिक विश्लेषण, नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना, विभिन्न मंत्रालय विभागों का समन्वय। इसमें सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल है जो रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सरकार को व्यापक और सुसंगत सलाह देना, ये विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय, दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में भूमिका निभाती है। ठीक है। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज वर्ष 2035 के चिन्हित क्षेत्र लक्ष्य भारतीय नागरिकों के उपलब्ध विशेष अधिकारों को उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि हेतु भविष्य की प्रौद्योगिकी क्षमता प्राप्ति से प्रौद्योगिकी तक समावेशी पहुंच को स्पष्ट करने के लिए यह दस्तावेज लाया गया। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से समर्पित है। अच्छा, एरिया कौन कौन से होगा? शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य, कृषि, वैश्विक चुनौती मुद्दा, पर्यावरण, सूचना संचार, बुनियादी ढांचा, चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल, जल परिवहन आदि। ठीक है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, समृद्धि बढ़ाना, प्रतिभागी पहचान बढ़ाना, उपलब्ध विशेष अधिकार क्या? व्यक्तिगत विशेष अधिकार है, खाद्य पोषण सुरक्षा है, स्वच्छ वायु व पीने के योग्य पानी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, सभी के लिए पर्यावरण ऊर्जा उपलब्धता, 24/7 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीविका और रचनात्मक अवसर, सामूहिक विशेष अधिकार, सुरक्षित व शीघ्र संबद्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक सुरक्षा, सांस्कृतिक विविधता व जीवंतता, जलवायु और आपदा, लचीलापन, प्रभावी व पारदर्शी शासन, प्राकृतिक संसाधनों पर्यावरण के अनुकूल संरक्षण। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज भारत के बहुमुखी विकास का दस्तावेज है, भविष्य की रक्षा, सतत समाज विकास की एक रूपरेखा। ठीक है, अच्छा लिखा है, बस कहीं भी फैक्ट लिखने से थोड़ा बचो, ज़्यादा फैक्ट यानी कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दो उसमें। ठीक है, ओवरऑल सब कुछ लिखा है और अभी तक आपकी सारी कॉपी चेक हो चुकी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।